नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राकेश सिंह है। तो चलिए अब यह कहानी राकेश सिंह के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं पिछले लगभग 14 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैं असल में उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, लेकिन काम के सिलसिले में मैं सिलीगुड़ी के पास रहता हूं, जहां से ज्यादातर पहाड़ी रूट्स की गाड़ियां चलती हैं। ट्रक चलाना मैंने मजबूरी में शुरू किया था, क्योंकि घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही। मेरे पिताजी खेती करते थे, लेकिन जमीन बहुत कम थी और 5 लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था। 20 साल की उम्र में ही मैं घर छोड़कर काम की तलाश में निकल गया था और धीरे धीरे स्टीयरिंग ही मेरी जिंदगी बन गई। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं काम करता था, उसके मालिक का नाम प्रदीप सान्याल था। लोग उन्हें सान्याल साहब कहते थे। बंगाली आदमी थे, थोड़े खड़ूस स्वभाव के, लेकिन एक बात थी, ड्राइवर की मेहनत समझते थे। अगर डिलीवरी टाइम पर हो जाए तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते थे। यह घटना दिसंबर के महीने की है, जब दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में सर्दी अपने चरम पर होती है। सुबह सुबह धुंध इतनी घनी होती है कि आदमी अपने हाथ तक ठीक से नहीं देख पाता। उस दिन दोपहर के करीब 1 बजे मुझे ऑफिस बुलाया गया। सान्याल साहब अपने केबिन में बैठे थे। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। राकेश, एक अर्जेंट लोड है। दार्जिलिंग के ऊपर एक पहाड़ी गोदाम से माल उठाना है और सीधा कोलकाता डिलीवर करना है। कल सुबह 10 बजे तक माल पहुंचना चाहिए। लेट हुआ तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। मैंने पूछा, साहब माल क्या है? वह थोड़ा रुक कर बोले, कुछ पुराने वुडन आर्टिफैक्ट्स और एंटीक सामान बताया गया है, नाजुक है, संभाल के ले जाना। फिर उन्होंने एक और बात कही जो मुझे उस वक्त थोड़ी अजीब लगी। रात में बेकार में कहीं रुकना मत, सीधा चलना। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि डिलीवरी अर्जेंट थी और पैसा भी अच्छा मिलने वाला था। शाम होने से पहले मैं ट्रक लेकर दार्जिलिंग के ऊपर वाले एरिया की तरफ निकल गया। शुरू में सब नॉर्मल था। छोटे छोटे बाजार, चाय की दुकानें, लोग आते जाते, बच्चे स्कूल से लौटते हुए, जिंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे शहर और आबादी पीछे छूटने लगी। पहले पक्की सड़क के किनारे घर कम होते गए, फिर सिर्फ जंगल दिखने लगा। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गई और सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स का सहारा रह गया। ठंड बढ़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी थी। करीब शाम के 5 बजे मैं उस गोदाम तक पहुंच गया, जो एक पहाड़ी के किनारे बना हुआ था। वहां सिर्फ 2 आदमी थे। दोनों चुपचाप क्रेट्स ट्रक में लोड कर रहे थे। ना उन्होंने मुझसे बात की, ना एक दूसरे से। जब मैं लास्ट क्रेट के पास खड़ा था, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे पुरानी गीली मिट्टी और कुछ और जो समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई इसमें क्या है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी डर से भरी हुई थीं। वह धीरे से बोला, रात होने से पहले पहाड़ से निकल जाना। बस इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। करीब 6 बजे मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। अब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पहाड़ी रास्ते और ज्यादा सुनसान होते जा रहे थे। नीचे गहरी खाई और एक तरफ घना जंगल। करीब 8 बजे तक आबादी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ ट्रक का इंजन और हवा की सरसराहट, और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और लंबे लंबे पेड़, और दूर दूर तक ना कोई इंसान और ना कोई रोशनी। सारा रास्ता अंधेरे से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक सिर्फ मेरे और मेरे ट्रक के इस पहाड़ी रास्ते में कोई भी नहीं है। और पूरा पहाड़ी रास्ता
और पहाड़ ठंड के मौसम होने के कारण बर्फ से ढका हुआ था। चारों तरफ बर्फ भर चुका था और रात के 9 बजे स्नोफॉल यानी बर्फबारी होने लगी थी और रास्ता काफी मुश्किल हो गया था। और मैं अकेला था क्योंकि मेरा साथी मेरा क्लीनर भी बीमार है, इसलिए वह मेरे साथ इस सफर में नहीं आया था। लेकिन मैं स्टीयरिंग पकड़कर इन पहाड़ी वादियों से बाहर निकलना चाहता था और बर्फबारी काफी बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब यह नहीं रुकेगी और सारा रास्ता बर्फ से ढक चुका था। तभी अचानक से ट्रक का एक चक्का यानी टायर एक बर्फ के गड्ढे में फंस जाता है और मैं चक्का को बाहर निकालने के लिए एक्सेलरेटर देने की काफी कोशिश करता हूं, लेकिन चक्का किसी भी हाल में उन बर्फीले रास्तों से और गड्ढों से बाहर नहीं निकल रहा था। और चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि मैं ट्रक से नीचे उतरकर चेक करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे जल्दी से जल्दी सफर आगे बढ़ाना था, इसलिए मैं 15 मिनट तक किसी दूसरे ट्रक या गाड़ी का गुजरने का इंतजार करता हूं और सोचता हूं कि शायद कोई यहां से गुजरेगा तो मैं मदद मांग लूंगा। लेकिन देखते ही देखते समय गुजरता गया और कोई दूसरी गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजरी और मैं अब मजबूर हो चुका था। इसीलिए अब मेरे पास सिवाय ट्रक से उतरकर खुद से चेक करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मैं हिम्मत करके उस अंधेरे बर्फ से घिरे हुए रास्ते के ऊपर हाथों में टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूं। और जैसे ही मेरे कदम जमीन पे पड़ते हैं तो मेरे दोनों पैर बर्फ में धंस चुके थे और मैं काफी धीरे धीरे मुश्किल से बढ़ते हुए ट्रक के आगे की तरफ जाकर टायर के पास टॉर्च मारकर चेक करने की कोशिश करता हूं। तो मैं देखता हूं कि ट्रक का आगे का दोनों टायर बर्फ में धंस चुका था और ऐसा लग रहा था कि ट्रक बाहर अभी नहीं निकल पाएगा। और मैं मायूस होकर वापस ट्रक के गेट की तरफ बढ़ने लगता हूं। तभी मुझे महसूस होता है जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और मैं तेजी से पीछे मुड़कर देखता हूं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। इसलिए मैं वहम समझकर वापस ट्रक की तरफ बढ़ जाता हूं और ट्रक के अंदर बैठकर अपने फोन से मालिक को कॉल लगाकर सारी बात बताने का सोचता हूं। लेकिन मैं इतना अनलकी था कि मेरे फोन का सिग्नल भी उड़ा हुआ था और कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए मैं अब थक हार कर खामोशी से ट्रक में बैठा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन मुझे बाहर का दृश्य देखकर डर लग रहा था क्योंकि बाहर काफी अंधेरा था और चारों तरफ पहाड़ थे। इसलिए मैं ट्रक के खिड़कियों और फ्रंट ग्लास में पर्दा घेर देता हूँ और खामोशी से बैठकर सोच रहा होता हूँ। तभी मुझे ट्रक से थोड़ा आगे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे 2 या 3 लोग आपस में बातें कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि वो लोग जिस भाषा में आपस में बात कर रहे थे वो भाषा ना तो हिंदी थी और ना बंगाली, लेकिन वो जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो मेरी समझ से परे था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे आवाज ट्रक की तरफ नजदीक आने लगी और मुझे लगा शायद कोई आसपास रहने वाले पहाड़ी लोग होंगे जो शायद कुछ काम से रास्ते से गुजर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने समय देखा था रात का 10 बज चुका था और रात के 10 बजे इतने अंधेरे में और ठंड के मौसम में आखिर कौन लोग होंगे जो इस पहाड़ी रास्ते से गुजरेंगे। लेकिन मुझे मदद की किरण लग रही थी, इसलिए मैं ट्रक की खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर बाहर देखता हूं तो बाहर ट्रक के चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मुझे फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी और मुझे लगा शायद जो लोग भी यहां से गुजर रहे थे तो अंधेरा होने के वजह से रास्ते में आगे बढ़ गए हैं और अगर मैंने जाकर मदद नहीं मांगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ और तेजी से उस बर्फ से ढले हुए रास्ते में चलने लगता हूँ। और तभी दोबारा मुझे महसूस होता है जैसे मेरे आसपास कोई चल रहा है लेकिन नजर कोई भी नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर मेरे आसपास बर्फीले जमीन पे पड़ती है जहाँ पे अजीब से बड़े बड़े डरावने पैर नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए खुद को झूठ कहता हूँ कि शायद यह मेरा वहम होगा
या अंधेरा काफी ज्यादा है और पहाड़ी रास्ता है, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिसके बाद मैं उस अजनबी सी अनजान फुसफुसाहट वाली आवाज के पीछे पीछे जाने लगा और वो आवाज ट्रक से काफी दूर जा रही थी। लेकिन मैं अब उस बर्फीले पहाड़ वाले रास्ते में चलते चलते ट्रक से काफी दूर आ चुका था और मुझे लग रहा था कि वो आवाज किसी लोगों की है, इसीलिए मैं मदद मांग सकता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे आवाज गायब हो गई थी और तभी अचानक से फिर से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और आसपास चल रहा है और मैं टॉर्च मारकर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। और यह सब महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी यह आखिरी रात होगी और मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तभी मेरी नजर बर्फीले रास्ते वाले जमीन पे पड़ती है, जहां पे बड़े बड़े लंबे पैरों के निशान नजर आते हैं। और वो पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं बल्कि काफी अलग लग रहे थे, जो एक मुंह जैसे हिम्मत वाले इंसान को भी डराने के लिए काफी थे। लेकिन मैं हिम्मत करके थोड़ा और आगे जाकर आसपास किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता हूं और उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चारों तरफ खामोशी और अंधेरे में सिवाय कोई भी नहीं था। तभी अचानक से मेरे कानों में किसी जानवर जैसी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो काफी डरावनी आंखें नजर आती हैं। और वो 2 या 4 आंखें नहीं थी वहां पे, मेरे चारों तरफ ढेर सारी आंखें नजर आ रही थी। और मैं जैसे ही टॉर्च मारकर देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, क्योंकि ये आंखें किसी अनजान जीव की आंखें नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने पहाड़ी भेड़िए थे जो मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरा शिकार करने के लिए तैयार थे। और मैं पीछे भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होने के कारण मेरे पीछे खाई था और अगर मैं पीछे हट जाता तो नीचे गिरकर मर जाता। लेकिन तभी जैसे ही वो भेड़िए मुझ पे हमला करने वाले होते हैं, तभी अचानक से वो भेड़िए खामोश हो जाते हैं और ऐसा करने लगते हैं जैसे उन्हें मेरे पीछे कुछ नजर आ रहा है। और वो भेड़िए अचानक से बिना मेरे शिकार के भाग जाते हैं और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता है। लेकिन मेरा शरीर काफी भारी हो गया था और अब मुझे पक्का ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुझे देख रहा है। इसलिए मैं काफी डर जाता हूं और तेजी से भागते भागते ट्रक के नजदीक आ जाता हूं और फटाफट से ट्रक के अंदर घुस जाता हूं और खामोशी से पर्दा घेर कर बैठकर किसी का मदद का दोबारा से इंतजार करने लगता हूं। लेकिन इस बार भी 1 घंटे गुजर जाते हैं और कोई भी मदद नहीं आता है। लेकिन अब मैं फिर से अपने मालिक को खबर देने के लिए कॉल करने का कोशिश करता हूं, लेकिन अभी भी जरा भी नेटवर्क नहीं आता है। इसीलिए मैं फिर से, जब सब कुछ शांत हो चुका था, रात के 2 बजे ट्रक से दोबारा बाहर निकलता हूं और पहाड़ के नीचे वाले ढलान के रास्ते की तरफ बढ़ने लगता हूं और नेटवर्क ढूंढने लगता हूं। लेकिन 15 मिनट तक चलने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता है और अब फिर से ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे अब मेरे साथ साथ कोई चल रहा है और अजीब से हंसने जैसी आवाजें आने लग जाती हैं, जो मुझे काफी ज्यादा डरा रहे थे। और लगभग 20 मिनट तक पहाड़ी ढलान से नीचे उतरने के बाद मुझे पहाड़ी रास्ते के थोड़े आगे एक रोशनी जैसी किरण नजर आती है। इसलिए मैं किसी इंसान होने की उम्मीद से उस रोशनी की किरण की तरफ बढ़ने लगता हूं और तेजी तेजी से भागते हुए करीब जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पे एक झोपड़ी जैसा लकड़ी का घर बना हुआ है और मैं मदद की तलाश में धीरे धीरे उस झोपड़ी का गेट खटखटाने लगता हूं और काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता है और मैं काफी नाउम्मीद हो चुका था। तभी मैं धीरे धीरे अपनी आवाज देकर मदद मांगता हूं और कहता हूं कि अगर कोई है तो मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए। जिसके कुछ ही मिनट के अंदर अचानक से गेट खुल जाता है और एक बूढ़े चाचा जी मुझे खामोशी से अंदर आने का इशारा करते हैं और मैं अंदर चला जाता हूं। और बूढ़े चाचा जी मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी आप बीती हुई है और मैं उन्हें अपना हाल कह देता हूं, जिससे सुनने के बाद चाचा जी मेरे चेहरे को आंख फाड़ कर देखने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम जिस जगह से आ रहे हो
और जहां पे तुम्हारा ट्रक खड़ा है उस जगह पे प्रेत रहते हैं, और वहां पे जो भी लोग रात के समय रुकते हैं या गुजरते हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो जो अब तक जिंदा हो। अब आगे बूढ़े चाचा जी उस प्रेत के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि प्रेत असल में डाकिनी का गुलाम है, क्योंकि उस पहाड़ी रास्ते में डाकिनी रहती है और वो प्रेत के जरिया तुम जैसे ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाती है। क्योंकि आज से कई सालों पहले एक तांत्रिक उस पहाड़ी रास्ते पे एक साधना करने आया था, जो काली शक्तियों को प्राप्त करके डाकिनी को काबू में करना चाहता था, लेकिन तांत्रिक से गलती हो जाती है और साधना टूट जाता है। इसलिए डाकिनी उस तांत्रिक को मारकर उससे प्रेत बना देती है, और तब से वो प्रेत डाकिनी का नौकर बन चुका है और अब उससे डाकिनी का ही काम करना है। इसलिए अब वो तुम्हें मार डालेगा, लेकिन अगर तुम्हें जान बचाना है तो तुम्हें पहाड़ी के दूसरे रास्ते से नीचे उतरना होगा। वहां पे कुछ लोग तुम्हारी जान बचाने की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम अकेले जाओगे तो प्रेत तुम्हें पक्का शिकार बना लेगा। इसलिए चलो, मैं तुम्हें नीचे जाने में मदद कर देता हूं। जिसके बाद चाचा जी कहते हैं कि मैं यहाँ इस अकेले झोपड़ी में मजबूरी में रहता हूं, क्योंकि सरकारी नौकर हूं और पहाड़ी इलाकों की खबर और देखभाल मेरे जिम्मेदारी में है। जिसके बाद चाचा जी मुझे छोड़ने मेरे साथ बाहर निकलेंगे और दूसरे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ाएंगे। चाचा जी की बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे खून जम गया था। उनकी आंखों में जो डर था वह बनावटी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उस जगह के बारे में सब कुछ जानते हों। मैं धीरे से पूछता हूं, चाचा जी, अगर वह प्रेत और डाकिनी इतनी खतरनाक है तो आप यहां अकेला कैसे रहते हो? चाचा जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा, आदत हो गई है और मैं कुछ नियम मानता हूं। कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करता, पर तुम तो अनजान थे, इसलिए बच गए। उन्होंने एक पुरानी लालटेन उठाई और मुझे इशारा किया, चलो, देर मत करो, सुबह होने में अभी वक्त है और रात का तीसरा पहर सबसे खतरनाक होता है। मैं तुरंत उनके पीछे चल दिया। बाहर निकला तो ठंड और तेज हो चुकी थी। हवा चल रही थी और बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। लालटेन की हल्की पीली रोशनी में पहाड़ी रास्ता और भी सुनसान लग रहा था। चाचा जी मुझे एक पतले से रास्ते की तरफ ले गए जो मैं पहले देख ही नहीं पाया था। वह रास्ता पहाड़ के किनारे किनारे नीचे जा रहा था। चलते वक्त अचानक चाचा जी रुक गए। उन्होंने हवा में कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर धीरे से बोले, चुप रहो, आवाज मत करो। मैं बिल्कुल चुप हो गया। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर मुझे भी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वही अजीब सी भाषा जो मैंने पहले सुनी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पूछा, चाचा जी, यह? चाचा जी ने सिर्फ इतना कहा, वह देख रहा है। यह सुनते ही मेरे पैर कांप गए। मैं इधर उधर टॉर्च से देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी बर्फ पर कुछ निशान उभरने लगे, जैसे कोई भारी पैर बर्फ में पड़ रहा हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। 1, 2, 3, वह निशान हमारी तरफ आ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चाचा जी की तरफ देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह धीरे से बोले, तेज चलो, पीछे मत देखना। हम दोनों तेज कदम से चलने लगे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा है। कभी बिल्कुल पास, कभी थोड़ा दूर, लेकिन वह था। करीब 10 मिनट चलने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। चाचा जी रुक गए और बोले, यहां से तुम सीधा नीचे उतरो। आधा घंटा चलोगे तो एक छोटा सा गांव मिलेगा, वहां लोग मदद कर देंगे। मैंने पूछा, चाचा जी, और आप? वह हल्की सी मुस्कुराए। मैं यहीं तक ला सकता था। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं नीचे उतरने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ लालटेन की रोशनी अब मेरे पीछे नहीं आ रही थी। मैं पलटकर देखता हूं और मेरी सांसें रुक गई। वहां कोई नहीं था, ना चाचा जी, ना लालटेन, सिर्फ अंधेरा और बर्फ गिरने की आवाज।
मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक चाचा जी मेरे साथ थे, फिर वह अचानक गायब कैसे हो गए? तभी मेरे बिल्कुल कान के पास एक बहुत ही धीमी और खराश भरी आवाज आई। वह मैं ही था। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे पीछे एक बहुत ही डरावना चेहरा था, आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान। वही बूढ़े चाचा जी, लेकिन अब उनका रूप बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज बदल चुकी थी। मैं उसका नौकर हूं, यह सुनते ही मेरे पैर जवाब दे गए। मैं बिना सोचे समझे वहां से भाग पड़ा, ऊपर की तरफ, अपने ट्रक की तरफ। बर्फ में पैर फिसल रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि मैं रुक नहीं रहा था। करीब 20 मिनट बाद मैं हांफते हांफते अपने ट्रक के पास पहुंच गया और जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ट्रक के ऊपर एक लंबी सी औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़ा और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर मुझे देखने लगी और फिर वह हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। उस पल मुझे समझ आ गया, यही वह डाकिनी थी और शायद अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, क्योंकि मैं अकेला था और वह इस पहाड़ की मालिक। डाकिनी को ट्रक के ऊपर बैठा देखकर मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। ठंड पहले ही हड्डियों तक घुस चुकी थी, लेकिन उस पल जो सर्दी मेरे शरीर में दौड़ी वह डर की थी। वह धीरे धीरे ट्रक के केबिन की छत पर अपनी उंगलियां घिस रही थी, खर्र खर्र, जैसे लोहे को नाखून से काटा जा रहा हो। मैंने तुरंत गेट खोला और केबिन में चढ़ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने इग्निशन घुमाया। पहली बार ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऊपर से वह हंसी, धीमी और खिंचती हुई। भागोगे? मैंने दूसरी बार इग्निशन घुमाया। इस बार ट्रक झटके से स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक धीरे धीरे बर्फ में से निकलने लगा। टायर फिसल रहे थे, लेकिन ट्रक चल पड़ा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वह अब भी ऊपर ही है। ट्रक पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। स्नोफॉल अब भी हो रही थी। हेडलाइट्स के सामने बर्फ के टुकड़े ऐसे दिख रहे थे जैसे हजारों सफेद कीड़े हवा में तैर रहे हों। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा, फिर मुझे आवाज सुनाई दी, थक, जैसे कोई केबिन के पीछे कूद कर गिरा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से मिरर में देखा और मेरी रूह कांप गई। डाकिनी अब ट्रक के पीछे सड़क पर चल रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी। वह फिसल रही थी, बिना पैर हिलाए, सीधा मेरी तरफ देखते हुए। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया। स्पीड 30, 40, 50। पहाड़ी रास्ते के लिए यह स्पीड खतरनाक थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ बचना था। कुछ देर बाद वह नजर आना बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन वह चैन ज्यादा देर नहीं टिका। करीब 20 मिनट बाद मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। रास्ता वही का वही लग रहा था। एक टेढ़ा सा देवदार का पेड़, एक टूटा हुआ माइलस्टोन और एक पत्थर जिसका शेप आदमी के सिर जैसा था। ये तीनों चीजें मैं पहले भी देख चुका था। मैंने दिमाग झटका, सोचा शायद वहम है, लेकिन 10 मिनट बाद वही 3 चीजें फिर सामने आ गईं। अब मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। मुझे समझ आ गया, मैं घूम रहा हूं, रास्ता बढ़ ही नहीं रहा। मैंने ट्रक रोक दिया। इंजन की आवाज और हवा की चीख के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। तभी केबिन के बिल्कुल पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, यहां से कोई नहीं निकलता। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। डाकिनी केबिन के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल करीब, इतनी करीब कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा चेहरा सुंदर और आधा जला हुआ, जैसे आग में पिघल गया हो। उसने अपनी उंगली धीरे से ग्लास पर रखी और एक लाइन खींच दी। ग्लास पर बर्फ जम गई और उस लाइन से धीरे धीरे दरार फैलने लगी। मैं तुरंत एक्सेलरेटर दबाकर ट्रक भगा दिया।
इस बार मैंने पीछे देखना बंद कर दिया, बस स्टीयरिंग पकड़कर भागता रहा, बिना सोचे, बिना समझे। रात के करीब 4 बज रहे थे जब स्नोफॉल धीरे धीरे रुकने लगी और तब दूर मुझे एक रोशनी नजर आई, जैसे किसी बस्ती की लाइट हो। मेरा दिल उम्मीद से भर गया। मैंने स्पीड बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद मैं उस जगह पहुंच गया, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं थी। सिर्फ एक पुराना टूट फूट चुका मंदिर था और उस मंदिर के सामने मेरा ट्रक खड़ा था। मैंने ब्रेक्स दबा दिए। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ट्रक चला रहा था, फिर ये ट्रक यहां कैसे खड़ा है? तभी मुझे समझ आया, जिस ट्रक को मैं चला रहा था वह ट्रक नहीं था, वह सिर्फ एक धोखा था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। केबिन खाली था, स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं थी। मैं खड़ा था बर्फ में, उस पुराने मंदिर के सामने, और मेरे सामने असली ट्रक खड़ा था, वही जिसमें मेरा माल था, वही जो बर्फ में फंसा हुआ था। तभी मंदिर के अंधेरे दरवाजे के अंदर से वह आवाज आई, वही हंसी, और फिर वह बाहर आई। डाकिनी। इस बार उसके आसपास धुंध घूम रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और उस पल मुझे समझ आ गया, मैं जितनी देर से भाग रहा था, मैं कभी भागा ही नहीं था। वह मेरे साथ खेल रही थी और अब शिकार खत्म होने वाला था। डाकिनी को अपनी तरफ आते देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर एक ही ख्याल आया, मंदिर। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कह रहा था कि अगर बचने का कोई रास्ता है तो शायद उस मंदिर के अंदर ही है। मैं बिना एक पल गवाए मुड़ा और मंदिर के अंधेरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। बर्फ में पैर फिसल रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि मैं रुक नहीं सकता था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसा, एक तेज ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ बाहर गिरती बर्फ की हल्की सी रोशनी टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। दीवारों पर लाल रंग से अजीब अजीब निशान बने हुए थे, कुछ मंत्र जैसे, कुछ ऐसे चिन्ह जो मैंने कभी नहीं देखे थे। जमीन पर एक बड़ा सा गोला बना हुआ था और उसके बीच में जल चुकी लकड़ी और राख पड़ी थी। ये वही जगह थी जहां तांत्रिक ने साधना की होगी। मेरा गला सूख गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मंदिर के बाहर घूम रहा हो। खर्र खर्र, जैसे नाखून पत्थर पर घिस रहे हों। मुझे पता था वह बाहर ही है। मैं जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर देखने लगा, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मुझे बचा सके। एक कोने में मुझे एक पुराना सा लोहे का त्रिशूल पड़ा हुआ देखा, पूरा जंग लगा हुआ, लेकिन उस पर भी वही लाल निशान बने हुए थे। मैंने त्रिशूल उठाया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस पल मुझे लगा कि कम से कम मेरे हाथ में कुछ तो है। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे अंदर आई। डाकिनी। उसका चेहरा अब और भी साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके बाल हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे पानी में तैर रहे हों। वह मुस्कुराई। तुम्हें लगता है यह जगह तुम्हें बचा लेगी? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके त्रिशूल अपने सामने कर लिया। उस पल एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही मैंने त्रिशूल उसकी तरफ उठाया, वह एक कदम पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़का। शायद यही कमजोर जगह है उसकी। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, त्रिशूल उसकी तरफ किए हुए। वह गुस्से से घूरने लगी। उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा और उसकी आवाज बदल गई। यह शक्ति मेरी है, इंसान। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी, राख उड़ने लगी और जमीन पर बना गोला धीरे धीरे चमकने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, ये गोला, ये साधना की रेखा, शायद इसी में उसकी शक्ति बंधी हुई है। मैंने तुरंत टॉर्च उस गोले पर डाली। उसके किनारे पर कुछ लिखा हुआ था, पूरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक शब्द बार बार लिखा था, बंधन। मेरा दिमाग तेज चलने लगा।
अगर यह बंधन टूट गया तो शायद वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा पूरा कर दूं। मैंने जल्दी जल्दी आसपास देखा। राख, पत्थर और लाल रंग की सूखी लकीरें पड़ी थीं। मैंने हाथ से वह रेखा दोबारा पूरी करनी शुरू की। डाकिनी को जैसे समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूं। वह चीख उठी, रुक जाओ। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान बजने लगे, लेकिन मैंने हाथ नहीं रोका। जैसे ही रेखा पूरी हुई, मंदिर के अंदर एक जोर की गूंज हुई और डाकिनी एक पल के लिए वहीं रुक गई, जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। उसने गुस्से से मुझे देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल जल रही थीं। यह खत्म नहीं हुआ, राकेश। यह सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे मेरा नाम पता था। फिर धीरे धीरे उसका रूप धुंध में बदलने लगा और वह हवा में घुलने लगी। लेकिन उसके गायब होने से पहले उसने एक बात कही, सुबह होने दो, फिर मिलते हैं। और वह गायब हो गई। मंदिर में अचानक बिल्कुल खामोशी छा गई। सिर्फ मेरी सांसें चल रही थीं और बाहर हवा की आवाज आ रही थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वह गई नहीं है, सिर्फ रुकी है। और सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे और मुझे यह रात इसी मंदिर में अकेला गुजारनी थी। मंदिर के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर तेल के दिए की पुरानी काली पड़ी लकीरें थीं, जैसे कभी यहां लगातार पूजा और साधना होती रही हों। लेकिन अब सब वीरान था। राकेश का हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके लोहे की पुरानी पेटी खोली। पेटी खुलते ही एक तेज बांसी सी गंध हवा में फैल गई। अंदर कुछ पुराने कागज, एक रुद्राक्ष की माला, थोड़ी सी भस्म और एक छोटा सा तांबे का यंत्र पड़ा था। कागजों पर लिखे अक्षर धीरे धीरे समझ में आने लगे। यह एक विधि थी, डाकिनी को कुछ समय के लिए रोकने की विधि। राकेश ने गहरी सांस ली। बाहर से हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे की पुरानी लकड़ी कर्र की आवाज के साथ हिलने लगी। उसने जल्दी से दिया जलाया, भस्म को जमीन पर गोल घेरा बनाकर छिड़का और कागज में लिखे मंत्र धीरे धीरे पढ़ने लगा। ओम क्षम ह्रीम। उसकी आवाज पहले कांप रही थी, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगी। मंदिर के अंदर जैसे हवा रुक गई हो। दी की लौ सीधी हो गई। फिर अचानक मंदिर के बाहर से पायलों की हल्की सी छन छन सुनाई दी। राकेश का गला सूख गया, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। छन 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 आवाज मंदिर के दरवाजे तक आ गई और तभी एक आवाज सुनाई दी, राकेश बेटा। राकेश का दिल एकदम रुक सा गया। यह उसकी मां की आवाज थी। बिल्कुल वही लहजा, वही प्यार, वही नरम सी पुकार। राकेश बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। राकेश के होंठों से मंत्र रुक गया। आंखें दरवाजे की तरफ जम गईं। दिमाग कह रहा था यह झूठ है, यह चाल है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। बेटा, मुझे ठंड लग रही है। राकेश का हाथ धीरे धीरे मंत्र वाले कागज से हट गया। दिए की लौ जोर से हिलने लगी और उस पल विधि टूट गई। मंदिर के अंदर एक तेज ठंडी हवा का झोंका घुसा। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया और दरवाजे के बाहर वह खड़ी थी, डाकिनी। उसकी आंखें अंधेरे में भी जल रही थीं। होंठों पर एक धीमी डरावनी मुस्कान। इंसान हमेशा दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। उसकी आवाज खुरदुरी और ठंडी थी। राकेश पीछे हटने लगा, लेकिन पैर घेरे की भस्म पर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गया। डाकिनी धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मंदिर की दीवार पर काली परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कई और हाथ उसके साथ चल रहे हों। राकेश की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा बस अब सब खत्म। डाकिनी बिल्कुल उसके पास आ गई। उसका ठंडा हाथ राकेश के गले की तरफ बढ़ा और तभी मंदिर के बाहर से एक गरजती हुई आवाज गूंजी, थम जा दुष्टा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज धूप और गुग्गुल की खुशबू फैल गई। दरवाजे पर एक लंबा साया दिखा, हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष, जटाएं कंधे पर बिखरी हुई। एक तांत्रिक बाबा मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और होंठों पर मंत्र चल रहा था, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उन्होंने भस्म हवा में उछाली। भस्म जैसे ही डाकिनी को छुई, वह एक तेज चीख के साथ पीछे हट गई। मंदिर की दीवार हिलने लगी।
हवा तेज हो गई। दिया अपने आप जल उठा। डाकिनी की आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन वह धीरे धीरे धुंध बनने लगी। यह अंत नहीं है, उसकी आवाज गूंजी और फिर वह गायब हो गई। मंदिर में अचानक सब शांत हो गया। राकेश का सर घूम रहा था, सांसें भारी हो रही थीं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बेहोश हो गया। जब राकेश की आंख खुली, सुबह की हल्की रोशनी मंदिर के अंदर आ रही थी। सिर भारी था, शरीर टूट रहा था। उसने धीरे से उठकर देखा। सामने वही तांत्रिक बाबा बैठकर धूनी जला रहे थे। धुआं सीधा ऊपर उठ रहा था। बाबा ने आंखें खोली और शांत आवाज में बोले, जाग गए बेटा। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। ट्रक का सफर, पहाड़ी रास्ते, बूढ़े चाचा जी का प्रेत, डाकिनी, मंदिर, विधि और मां की आवाज। बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम बहुत बड़े जाल में फंस गए हो बेटा, और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मंदिर के बाहर हवा चल रही थी और दूर पहाड़ों में जैसे कोई और भी उनकी बात सुन रहा हो। बाबा कुछ देर तक चुप बैठकर धूनी में लकड़ी हिलाते रहे। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और मंदिर के अंदर एक अजीब सी सुगंध फैल रही थी। लेकिन उस सुगंध के बीच भी मुझे लग रहा था जैसे हवा में अभी तक उस डाकिनी की ठंडी सांस बाकी हो। मैं धीरे से बोला, बाबा, वो क्या थी और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले मुझे एक लोटा पानी दिया। पहले पानी पियो, शरीर और मन दोनों को संभालो, फिर सुनो। मैंने पानी पिया। हाथ अभी भी कांप रहे थे। फिर बाबा बोले, बेटा, वह सिर्फ जंगल की डाकिनी नहीं है, वह किसी चीज की रक्षा कर रही है, या यूं कहो किसी चीज से जुड़ी हुई है। मैंने घबरा कर पूछा, किस चीज से? बाबा ने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, उस माल से जो तुम ट्रक में ले जा रहे हो। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। माल से? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। जो भी तुम ले जा रहे हो वह आम सामान नहीं है, और अगर वह कोलकाता पहुंच गया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। मुझे अपने मालिक की बात याद आई। राकेश, बस माल सही सलामत पहुंच जाना चाहिए, बहुत जरूरी डिलीवरी है। उस वक्त मुझे लगा था यह सिर्फ बिजनेस की बात होगी, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं घबरा कर बोला, बाबा, लेकिन मुझे तो बस डिलीवरी करनी है, सुबह 10 बजे तक पहुंचाना है। बाबा की आवाज थोड़ी कठोर हो गई। सुबह 10 बजे तक अगर तुमने वह माल पहुंचाया तो शायद तुम जिंदा न रहो, और न ही वह लोग जहां वह माल खुलेगा। मंदिर के अंदर फिर से खामोशी छा गई। मैंने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा बोले, तुम्हें वापस जाना होगा उसी रास्ते पर, और उस श्राप को तोड़ना होगा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वापस उसी जंगल में? बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। डर वहीं खत्म होता है जहां से शुरू होता है। थोड़ी देर बाद मैं मंदिर के बाहर आया। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। हवा और भी ठंडी थी और आसमान बिल्कुल सफेद सा लग रहा था। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, जैसे अपना ही कोई साथी मिल गया हो। मैं धीरे धीरे ट्रक के पास गया। इंजन ठंडा हो चुका था। शीशे पर हल्की सी बर्फ जमने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे के कंटेनर की तरफ देखा, मेरी सांसें अटक गईं। कंटेनर का एक ताला आधा खुला हुआ था। मुझे याद था मैंने सब ताले खुद बंद किए थे। हाथ कांपते हुए मैंने ताला हटाया और दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ बॉक्स हिलाए हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। एक बॉक्स का कोना टूट गया था और उसके अंदर से कपड़े में लिपटी कोई पुरानी सी चीज झलक रही थी। मैंने कपड़ा थोड़ा सा हटाया और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। अंदर पुरानी हड्डियां थीं, इंसानी हड्डियां। मेरा गला सूख गया, पैरों में ताकत नहीं रही। तभी पीछे से बाबा की आवाज आई, मैंने कहा था ना, यह आम माल नहीं है। मैं धीरे से मुड़ा। बाबा, यह क्या है? बाबा बोले, ये पुरानी अस्थियां हैं और लगता है बिना शांति के उठाई गई हैं, इसलिए वह डाकिनी इनकी रक्षा कर रही है। मैंने पूछा, पर कोई ऐसा क्यों करेगा?
बाबा ने सिर झुकाकर कहा, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तांत्रिक विद्या, काला जादू, पुरानी अस्थियां, सब बिकता है। मुझे अपने मालिक की बात याद आई, उनका अजीब सा चेहरा और वह जल्दी जल्दी डिलीवरी करवाने की जिद। तब मुझे पहली बार सच में डर लगा, सिर्फ डाकिनी से नहीं बल्कि इंसानों से। बाबा ने कहा, बेटा, रात होने से पहले हमें उस जगह जाना होगा जहां से यह अस्थियां उठाई गई थीं। वहीं इसका अंत हो सकता है। मैंने पूछा, और अगर हम नहीं गए? बाबा ने सीधा जवाब दिया, तो वह खुद तुम्हें ले जाएगी। हवा अचानक तेज चलने लगी और मुझे साफ महसूस हुआ जैसे जंगल की तरफ से कोई हमें देख रहा हो। उस पल मुझे समझ आ गया, यह सफर अब सिर्फ दार्जिलिंग से कोलकाता का नहीं रहा। यह सफर जिंदा बचने का हो चुका था। और शाम ढलने से पहले मैं फिर से ट्रक स्टार्ट कर रहा था, उसी जंगल की तरफ जहां से मैं जान बचाकर भागा था। इंजन गरजा और पहाड़ों में गूंज उठी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे इस बार जंगल मेरा इंतजार कर रहा हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ी हवा में एक अजीब सी ठंड थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। तांत्रिक बाबा ने मशाल जला रखी थी और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल का रास्ता पतला होता जा रहा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ देर चलने के बाद पेड़ अचानक खत्म हो गए और हम एक खुली जगह पर पहुंच गए। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वह जगह बिल्कुल श्मशान जैसी थी। जमीन पर पुरानी जल चुकी लकड़ियां, आधे जले हुए लकड़ों के ढेर और कुछ पुराने पत्थर के चबूतरे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बहुत साल पहले अंतिम संस्कार होते थे, लेकिन अब यह जगह छोड़ दी गई हो। हवा में जलने की पुरानी बू थी और उस बू के साथ कुछ ऐसा जो सीधा दिमाग में डर पैदा करता था। तांत्रिक बाबा रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, यही जगह है, यहीं से वह अस्थियां उठाई गई थीं। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, ये डाकिनी कौन थी? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे। बहुत साल पहले इस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां एक औरत रहती थी, नाम था कमला। लोग कहते थे उस पर जादू टोना का इल्जाम लगा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव में बीमारी फैल गई थी। लोगों ने बिना सच जाने उसे दोषी मान लिया और एक रात उसे यहीं लाकर जिंदा जला दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। बाबा ने आगे कहा, उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और जब किसी की मौत इतनी पीड़ा में होती है तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती। नफरत और बदले की आग उसे डाकिनी बना देती है। हवा अचानक तेज चलने लगी, मशाल की लौ हिलने लगी। बाबा ने जमीन पर एक गोल दायरा बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मैं चुपचाप खड़ा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे लगा जैसे किसी औरत के रोते हुए आवाज हवा में गूंज रही हो, पहले धीमी, फिर थोड़ी तेज, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो और धीरे धीरे नजदीक आ रहा हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। बाबा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? बाबा मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन उनका चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने बस इतना कहा, चुप रहो और दायरे के बाहर मत जाना। लेकिन आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। अचानक हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। और फिर मशाल की रोशनी में मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आया। एक परछाई पेड़ के पीछे धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने आंखें तेज करके देखा और मेरी सांसें अटक गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मेरा गला सूख गया। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह नजदीक आती, हवा और ठंडी होती जा रही थी। जमीन पर पड़ी राख उड़ने लगी और चारों तरफ एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंजने लगी। तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। डाकिनी एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा। उस नजर में इतनी नफरत थी कि मेरी टांगों में जान ही नहीं रही। अचानक जमीन हिलने लगी, राख के नीचे से जैसे हाथ निकलने लगे, आधे जले हुए हाथ
जो जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। बाबा चीखे, दायरे के अंदर रहो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। सिर्फ डाकिनी की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस पड़ी और एक धीमी सी आवाज मेरे कान के पास गूंजी, तुम वापस क्यों आए हो? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया और उसी पल तांत्रिक बाबा ने अचानक जोर से मंत्र पुकारा और एक तेज रोशनी चमकी। मैं जोर से जमीन पर गिर गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, सुबह होने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी और बाबा मेरे पास बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, क्या वह चली गई? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। फिलहाल, लेकिन यह अंत नहीं है। उसकी शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि अब वह तुम्हें पहचान चुकी है। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। बाबा ने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, अब यह सिर्फ इस पहाड़ की कहानी नहीं रही राकेश, अब यह तुम्हारी कहानी बन चुकी है। हवा में फिर वही ठंडी खामोशी भर गई और मुझे महसूस हुआ जैसे दूर जंगल में कोई हमें देख रहा हो। जंगल में उस दिन शाम बहुत जल्दी उतरने लगी थी। पहाड़ों पर सूरज का उजाला वैसे ही कम देर टिकता है और ठंड का मौसम हो तो अंधेरा और तेज लगता है। मैं और तांत्रिक बाबा ट्रक के पास खड़े थे। हवा बिल्कुल हल्की चल रही थी, लेकिन उस खामोशी में भी मुझे बेचैनी हो रही थी। बाबा ने आसपास देखते हुए धीरे से कहा, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। रात होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। मैं ट्रक स्टार्ट करने के लिए केबिन में चढ़ा, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन ने आवाज तो की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन ट्रक जैसे जिद पकड़ चुका था। मेरा दिल घबरा गया। बाबा, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। बाबा कुछ बोलते, उससे पहले ही हवा अचानक ठंडी से बर्फ जैसी ठंडी हो गई और फिर जंगल के अंदर से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर धीरे धीरे बहुत सी आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में बात कर रहे हों, लेकिन उनकी जुबान समझ में नहीं आ रही थी। वह आवाजें हवा के साथ चल रही थीं, कभी पास लगती, कभी दूर। मेरा गला सूख गया। मैं केबिन से उतरकर बाबा के पास आ गया। यह आवाज, बाबा का चेहरा सख्त हो गया। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह पूरी जगह श्रापित है। फुसफुसाहट तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी और धुंध जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। मैंने टॉर्च जंगल की तरफ मारी और उस पल मेरा खून जम गया। धुंध के बीच मुझे परछाइयां दिख रही थीं, साफ नहीं, लेकिन चलती हुई, जैसे कोई लोग पेड़ों के बीच खड़े हों। और फिर एक तेज पतली औरत की हंसी हवा में गूंज उठी, वही हंसी जो मैंने रात को सुनी थी। डाकिनी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। बाबा ने तुरंत अपना कमंडल निकाला और जमीन पर कुछ रेखा खींचकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज जोर से गूंजने लगी, एयूएम क्री, एयूएम ह्री। मंत्र की आवाज के साथ हवा जैसे टकरा रही थी। फिर अचानक ट्रक के पीछे से एक जोर का धमाका हुआ। मैं घबराकर उधर भागा। एक और क्रेट टूट चुका था और उसके पास जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे, बिल्कुल नए। मैंने डर कर पीछे मुड़कर देखा और उस पल मेरी सांस रुक गई। धुंध के बीच एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। बाल जमीन तक लटक रहे थे, हाथ असामान्य लंबे और चेहरा अंधेरे में धुंधला। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था, पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने मुझे चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, लेकिन मेरी नजर उस परछाई से हट नहीं रही थी। जैसे ही वह थोड़ी रोशनी में आई, मैंने उसका चेहरा देखा। आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा सूखा हुआ और होंठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान। डाकिनी। उसने एक ऐसी चीख मारी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। हवा एकदम से आंधी बन गई, पेड़ झुकने लगे, बर्फ उड़ने लगी और धुंध चक्रवात की तरह घूमने लगी।
बाबा ने एक मुट्ठी राख उसकी तरफ फेंकी और मंत्र और तेज पड़ने लगे। कुछ पल के लिए डाकिनी जैसे रुक गई, जैसे उसे जलन हो रही हो। मुझे लगा बाबा उसे रोक लेंगे, लेकिन तभी डाकिनी ने एक ऐसी तेज चीख मारी कि जमीन तक हिल गई और अगले ही पल वह बिजली की तरह बाबा पर झपटी। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मैं समझ भी नहीं पाया। बाबा हवा में उछल गए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर खींच लिया हो। उनके हाथ से कमंडल गिर गया, माला टूटकर जमीन पर बिखर गई। बाबा, मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज आंधी में दब गई। धुंध घनी हो गई और उस धुंध के बीच मैंने देखा डाकिनी बाबा को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रही थी। बाबा मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर सब कुछ एकदम से चुप हो गया। हवा बंद, फुसफुसाहट बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ जंगल की ठंडी खामोशी बची थी और मैं वहां जम सा गया था। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट टूट कर आ रही थी। मैंने धीरे धीरे बाबा की माला उठाई जो बर्फ में पड़ी थी, और उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। ना तांत्रिक बाबा, ना कोई मदद, सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और वह श्रापित पहाड़। और सबसे डरावनी बात यह थी, मुझे पता था डाकिनी अब वापस आएगी और अगला शिकार शायद मैं हूं। ठंडी खामोशी के बीच मैं वहीं खड़ा था, हाथ में बाबा की टूटी हुई माला कसकर पकड़े हुए। मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन डर इतना जिंदा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न हवा, न फुसफुसाहट, न वो डरावनी हंसी। लेकिन मैं जानता था ये शांति नकली है। ये वही सन्नाटा है जो शिकार से पहले आता है। मैंने कांपते कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लगता था जैसे पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मैंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ बर्फ, पेड़ और घना अंधेरा। मैं केबिन में चढ़ा, हाथ कांप रहे थे। चाबी घुमाई, पहली बार कुछ नहीं। दूसरी बार इंजन ने भारी सी आवाज की। तीसरी बार अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। मेरे सीने में हल्की सी उम्मीद जगी, शायद मैं बच जाऊं। मैंने तेजी से गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। पहाड़ी रास्ता संकरा था, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। कुछ मिनट सब सामान्य लगा, फिर अचानक सामने सड़क पर धुंध उतरने लगी। पहले हल्की, फिर इतनी घनी कि हेडलाइट की तेज रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। मेरा पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चला गया और उसी पल वही पतली खिंची हुई औरत की हंसी हवा में तैर गई। डाकिनी, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। धुंध के बीच एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, हाथ असामान्य रूप से लंबे। वह सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार वह और साफ थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। मैंने खुद से कहा, अगर रुका तो मर जाऊंगा। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उससे टकराने वाला था, वह गायब। मैंने घबराकर शीशों में देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक केबिन के अंदर बर्फ जैसी ठंड भर गई। मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। मेरे कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे धीरे एक लंबी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर आकर टिक गईं। मेरा खून जम गया। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वह मेरे पीछे थी, केबिन के अंदर। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। सूखी त्वचा, सफेद आंखें, होंठों पर टेढ़ी मुस्कान। वह मुस्कुराई और बहुत धीमी आवाज में बोली, भाग कर कहां जाएगा राकेश। मेरा नाम, उसे मेरा नाम पता था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन अचानक लगा जैसे ट्रक मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेलरेटर अपने आप दबा, स्पीड बढ़ती गई। मैंने ब्रेक दबाया, ब्रेक फेल। सड़क खत्म होने वाली थी। आगे मोड़ था और उसके बाद खाई। डाकिनी की हंसी केबिन में गूंजने लगी। वह धीरे धीरे मेरे ऊपर झुक रही थी। अब तू भी यहीं रहेगा। मैंने बाबा की माला जेब से निकाली और सीने से लगा ली। आंखों में आंसू आ गए। मां, बस इतना ही निकल पाया। ट्रक मोड़ पर बेकाबू हुआ, पहिए फिसले और अगले ही पल ट्रक खाई में गिर गया।
नीचे गिरते वक्त मुझे सिर्फ डाकिनी की हंसी सुनाई दे रही थी। फिर एक जोरदार धमाका, लोहे के मुड़ने की आवाज और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने नीचे टूटा हुआ ट्रक देखा। पुलिस आई, रस्सियां डाली गईं, बड़ी मुश्किल से ट्रक तक पहुंचे। राकेश की लाश स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी, आंखें पूरी तरह खुली, चेहरे पर ऐसा डर जैसे आखिरी पल में उसने मौत को सामने से देखा हो। लेकिन सबसे अजीब बात, खाई के किनारे बर्फ पर दो तरह के पैरों के निशान थे, एक जूतों वाले राकेश के और दूसरे नंगे, लंबे, असामान्य। वे निशान खाई के बिल्कुल किनारे तक जाते थे, लेकिन नीचे उतरने के नहीं, बस किनारे तक, और फिर गायब, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। उस दिन के बाद से वह पहाड़ी रास्ता बदनाम हो गया। कई ट्रक ड्राइवरों ने कसम खाकर कहा, रात के अंधेरे में धुंध के बीच एक औरत सड़क के बीच खड़ी दिखाई देती है। अगर कोई उसे देखकर रुक जाए तो सुबह वहां सिर्फ टूटा हुआ ट्रक मिलता है, ड्राइवर नहीं। कुछ कहते हैं राकेश की आत्मा भी अब उसी जंगल में भटकती है। कभी कभी रात में दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक पतली औरत की हंसी और एक आदमी की धीमी चीख। और पहाड़ आज भी हर शाम जल्दी अंधेरा ओढ़ लेते हैं, क्योंकि उस अंधेरे में डाकिनी अब अकेली नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह डरावनी और सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आप बीती और कहानी लेकर आता हूं। बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपना नाम अगले वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।